नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि में जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका टेक्निक क्लास में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस अपडेट्स को। दोस्तों धीरे धीरे भारत सरकार को अब ये बात समझ में आने लगी है कि हमें प्राइवेट सेक्टर फर्म्स के साथ कोलैबोरेशन करना यानी कि गठजोड़ करना क्यों जरूरी हो गया। और ऐसे में आप AMCA प्रोजेक्ट और इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर कंसोर्टियम के लिए भी एक बड़ा फैसला HAL के द्वारा लिया गया है, जिसमें कहा गया है कि AMCA और IMRH कंसोर्टियम के पास अधिकांश निजी क्षेत्र का स्वामित्व होगा। बता दें कि HAL के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक आर माधवन जी ने कहा कि 5वीं पीढ़ी के उन्नत एडवांस मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर प्रोग्राम के लिए जो स्पेशल पर्पस व्हीकल यानी कि SPV मॉडल बनाया जाएगा उसे प्राइवेट प्लेयर्स बनाएंगे और इन्हीं नई कंपनियों के पास अधिक स्वामित्व वाली हिस्सेदारी भी होगी और HAL इन कंपनियों में केवल कम से कम स्टेक लेगा। इसके अलावा आर माधवन जी ने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि भाई सबसे पहले जब हम इन नई कंपनियों को बनाएंगे तो उससे पहले हमें जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं उनसे मिनिमम ऑर्डर का कमिटमेंट लेना होगा, यानी कि जो इनका उपयोग करता है यानी कि जो हमारे सशस्त्र बल है उनको इस बात की गारंटी देनी है कि उन्हें मिनिमम ऑर्डर तो देने होंगे इन निजी कंपनियों को, ताकि इन निजी कंपनियों को भी इस बात का पता चलना चाहिए कि उनको इसमें जो इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स हैं उसके बारे में पता भी हो। यही नहीं, DRDO और HAL 4 से 5 निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ एक कंसोर्टियम के गठन के लिए बातचीत कर रहे हैं, जो कि संयुक्त रूप से इस प्रोग्राम के लिए Tier 2 सप्लायर्स के रूप में तैयार होंगे, जिनमें कि सैकड़ों MSMEs भी इसमें शामिल होंगे। वहीं 2028 में AMCA हमारा अपने प्रोडक्शन में प्रवेश कर जाएगा और नए प्रोडक्शन लाइन की स्थापना के लिए कोयम्बटूर का जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है उसका चयन किया गया है। और आपको मालूम है कि इंडियन एयरफोर्स AMCA मार्क 1 की 2 स्क्वाड्रन, इसके अलावा AMCA मार्क 2 के कम से कम 5 स्क्वाड्रन्स रखेगी और इसके लिए ऑर्डर देने पर भी सहमति व्यक्त की जा चुकी है। यही नहीं, इसके अलावा अगर हम इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की बात करते हैं तो जिसका इस्तेमाल थल सेना, वायुसेना और नौसेना के द्वारा किया जाएगा, इसके भी ऑर्डर पहले ही दिए जा चुके हैं, जिनमें कि कम से कम 400 हेलीकॉप्टर्स होंगे जिन्हें बनाया जाएगा। यही नहीं, इन हेलीकॉप्टर्स का जो निर्यात है उसे सिविल मार्केट में भी किया जाएगा। और वैसे भी मैं आपको बताना चाहूंगा जो इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है वो पुराने Mi-8 और Mi-17 वन टाइप के हेलीकॉप्टर की जगह लेंगे, यानी कि बहुत बढ़िया फैसला। और ये भी यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि HAL ने कहा कि हम इसका जो स्टेक है वो कम से कम लेंगे और जो बड़ा स्टेक होल्डर होगी वो ये प्राइवेट सेक्टर की फर्म्स होंगी, क्योंकि इन प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों में जो हमारे MSMEs भी हैं वो भी शामिल होंगे। दोस्तों आज भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अहम भूमिका निभाने वाले विनायक दामोदर सावरकर जी की 56वीं पुण्यतिथि है। उनका जन्म 28 मई 1883 को महाराष्ट्र के नासिक जिले में भागुर गांव में हुआ था। बचपन से ही वे क्रांतिकारी विचारों से प्रेरित थे। यही नहीं, इसके अलावा उन्होंने रत्नागिरी में अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए काम किया और सभी जातियों के हिंदुओं के साथ खाना खाने की परंपरा शुरू की। महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर जी को उनकी पुण्यतिथि पर सादर नमन। मातृभूमि की सेवा में समर्पित उनका जीवन देशवासियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। दोस्तों आज का दिन कौन भूल सकता है। जी हाँ, आज हमने पाकिस्तान के दांत खट्टे किए थे। कहने को तो ये जो महीना है फरवरी का वो काफी छोटा है, लेकिन ये बड़ी घटनाओं के साथ इतिहास में दर्ज है। 26 फरवरी की बात करें तो 3 साल पहले की याद सबके जहन में ताजा होगी, जब भारतीय वायुसेना के विमानों ने नियंत्रण रेखा को पार कर पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद की ओर से चलाए जा रहे आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाया था। इससे पहले 14 फरवरी को पुलवामा में भारतीय सुरक्षा कर्मियों पर कायराना आत्मघाती बम हमले के बाद भारत ने अपना बदला लिया था। 26 फरवरी की तारीख एक अन्य बड़ी घटना की भी साक्षी रही है। दरअसल 26 फरवरी 1857 को बंगाल में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की पहली चिंगारी भी भड़की थी, जो देखते ही देखते एक जन आक्रोश में बदल गई और इसे ही देश में अंग्रेजों के खिलाफ पहली जन क्रांति कहा जाता है। भारत सरकार ने एयर मार्शल श्री कुमार प्रभाकरन को दिल्ली में भारतीय वायुसेना के पश्चिमी कमान मुख्यालय के नए कमांडर के रूप में नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वो 1 मार्च से अपना पदभार ग्रहण करेंगे। भारतीय वायुसेना ने कहा कि ईस्टर्न यूरोप में चल रहे घटनाक्रम को देखते हुए वे अपने एयरक्राफ्ट को यूके में होने वाले कोबरा वॉरियर में नहीं भेजेगी। आपको बता दें कि ये भारत के तेजस के पास पहला मौका था जहां वो अपने आप को साबित करता, क्योंकि इस एक्सरसाइज में ग्रिपेन फाइटर जेट F-16 यूरोफाइटर टाइफून शामिल होंगे। दोस्तों MBDA ने कहा कि MBDA ने भारत डायनेमिक्स के साथ एक समझौता किया है, जिसके तहत एक फाइनल असेंबली, इंटीग्रेशन और टेस्टिंग की जाएगी ASRAAM मिसाइल की भारतीय वायुसेना के साथ। और आपको बता दें कि ASRAAM ब्लॉक 4 को
जागवार एयरक्राफ्ट में लगाने के बाद तेजस में अब इस एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल को लगाया जाएगा। कहा जा रहा है कि एमबीडीए ने भारत को ASRAAM ब्लॉक 6 वेरिएंट का भी ऑफर किया है, जो कि नए अपडेटेड सबसिस्टम के साथ है और इसमें नए जनरेशन का सीकर लगा हुआ है। साथ ही इसमें बिल्ट इन क्रायोजेनिक कूलिंग सिस्टम भी लगा हुआ है। भारत और ओमान की एयरफोर्स के बीच चल रहा 5 दिन का युद्ध अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज पूरा हो गया है। 5 दिन तक भारत और ओमान के पायलटों ने एक दूसरे के साथ बेहतरीन अनुभवों को साझा किया और अंतिम दिन जोधपुर के आसमान में बेहतरीन नजारे देखने को मिले। 40,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मन के काल्पनिक फाइटर जेट के अलावा मिसाइलों को हवा में ही उड़ा दिया गया। साथ ही इस युद्धाभ्यास के माध्यम से भारतीय पायलट्स ने F-16 फाइटर जेट्स को हवा में ही काबू करने की रणनीति सीखी। इंडियन एयरफोर्स की सुखोई, मिराज व जागवार के साथ ओमान के F-16 ने बेहतरीन कॉम्बिनेशन के साथ साथ अलग अलग फॉर्मेशन में रणनीतिक हमलों को प्रदर्शन किया। पाकिस्तानी एयरफोर्स पैच बता दें कि पाकिस्तान की एयरफोर्स की सबसे बड़ी ताकत है अमेरिकी फाइटर जेट F-16 विमान और भारतीय पायलट्स हमेशा इस फाइटर जेट की खासियतों को जानना चाहते हैं। ऐसे में ओमान की रॉयल एयरफोर्स के साथ आए इन विमानों के साथ युद्ध अभ्यास करते हुए भारतीय पायलट्स ने इन विमानों के फॉर्मेशन के बारे में समझा। इस युद्ध अभ्यास की सबसे बड़ी उपलब्धि यही मानी जा रही है। दोस्तों, हाल ही में रशिया के द्वारा यूक्रेन पर दागे गए टैक्टिकल मिसाइल्स और कैलिबर क्रूज मिसाइल के बारे में जानकारी देते हुए भारत के डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को रशिया से सीख लेनी चाहिए ताकि भारत भी अपने मोबाइल शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ा सके, जिनमें कि 500 किलोमीटर रेंज वाली परलय मिसाइल और 1500 किलोमीटर वाली लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल है। साथ ही डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन्हें बड़ी संख्या में शामिल किया जाना चाहिए। यही नहीं, सीडीएस जनरल विपिन रावत जी का भी उदाहरण देते हुए कहा गया कि रॉकेट फोर्स को भी जल्द से जल्द तैयार करना होगा ताकि भारत अपनी फायर पावर को बढ़ा सके और साथ ही एक ताकतवर एयर डिफेंस नेटवर्क भी तैयार कर सके। क्योंकि दोस्तों, इस युद्ध के दौरान टर्किश बेराकटर ड्रोन फेल साबित हुआ, जो कि इस बात की ओर इशारा करता है कि एक सुपीरियर एयर डिफेंस के खिलाफ इस तरीके के ड्रोन्स कुछ नहीं कर सकते। इजराइल ने कहा कि उसने एक नए नौसैन्य वायु रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिसे कि सी डोम प्रणाली कहा जाता है। बता दें कि सी डोम प्रणाली आयरन डोम का एक नौसैनिक संस्करण है, जिसका इस्तेमाल इजराइल पिछले 1 दशक से गाजा पट्टी से दागे गए रॉकेटों को गिराने के लिए इस्तेमाल करता है। सी डोम को इजराइल की नई पीढ़ी के कॉर्वेट युद्धपोतों में लगाया जा रहा है, जो भूमध्य सागर में इजराइल की तटरेखा और अपतटीय प्राकृतिक गैस संपत्तियों की रक्षा करता है। इजराइल की रक्षा मंत्रालय ने कहा कि किए गए परीक्षण के जरिए रॉकेट, क्रूज मिसाइल और ड्रोन सहित कई खतरों को परखा गया। इसके अलावा रक्षा मंत्री बेनी गेजेट ने कहा कि इजराइल की बहुस्तरीय मिसाइल रक्षा प्रणाली के तहत हम जो प्रणाली विकसित कर रहे हैं वो हमें क्षेत्र में ईरानी प्रॉक्सी के खिलाफ काम करने और उनकी हथियार प्रणालियों से बचाव करने में सक्षम बनाता है, जिन्हें लगातार उन्नत भी किया जा रहा है। बता दें कि सी डोम को इजराइल की मिसाइल रक्षा प्रणाली का हिस्सा बनना है, जिसमें लंबी दूरी की मिसाइलों से लेकर छोटी दूरी के रॉकेट तक सब कुछ बाधित करने में सक्षम हथियार शामिल है। रूस और यूक्रेन युद्ध की आंच अब अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी है। यूक्रेन के खिलाफ रूस की कार्रवाई को लेकर अमेरिका ने उस पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। कल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इन प्रतिबंधों का ऐलान किया था और इसी बीच रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रॉसकॉस्मोस के प्रमुख ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा ऐलान किए गए नए प्रतिबंधों में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर हमारे सहयोग को नष्ट करने की क्षमता है। इसका असर भारत पर भी होगा। वर्तमान में ISS में यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 4 अमेरिकी, 2 रूसी और 1 जर्मन अंतरिक्ष यात्री माइक्रोग्रेविटी के साथ साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अमेरिका के द्वारा नए प्रतिबंधों के ऐलान की घोषणा के तुरंत बाद रॉसकॉस्मोस के महानिदेशक दिमित्री रोगिजिन ने कहा कि यदि आप हमारे साथ सहयोग में रुकावट डालते हैं तो ISS को अनियंत्रित यानी कि डी ऑर्बिट में जाने और संयुक्त राज्य या फिर यूरोप में गिराने से कोई नहीं बचा पाएगा। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा कि हमारे पास इस 500 टन के ढांचे को भारत या फिर चीन में गिराने का विकल्प मौजूद है और क्या आप उन्हें ऐसी संभावनाओं से धमकाना चाहते हैं? ISS रूस के ऊपर से नहीं उड़ता। उनका कहना था कि इन प्रतिबंधों से आपको ही खतरा होने वाला है। क्या आप इसके लिए तैयार होंगे? इसके बाद उन्होंने एक दोस्ताना सलाह की पेशकश की। इसमें उन्होंने कहा कि अमेरिका को गैर जिम्मेदाराना व्यवहार छोड़ देना चाहिए। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में भारतीय नेवी को एक बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि भारतीय नौसेना में करीबन 30 से अधिक जहाज ऐसे हैं जिनमें यूक्रेन के गैस टरबाइन इंजन लगे हैं, जो कि इसके प्राथमिक सोर्स हैं प्रपल्जन के, जिसमें कि हाल ही में शामिल किया गया INS विशाखापट्टनम डिस्ट्रॉयर भी है। बता दें कि इसके अलावा जो 4 अंडर कंस्ट्रक्शन एडवांस तलवार क्लास के फ्रिगेट्स हैं,
उनमें भी यही इंजन लगा हुआ होगा। इसके अलावा भारतीय नौसेना के एक पूर्व अधिकारी ने कहा कि गैस टरबाइन एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है जिसे आप आसानी से नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि वारशिप को इंजन के आधार पर डिजाइन किया जाता है। दोस्तों, भारत ने एक बार फिर से नोटम जारी किया है एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट व्हीकल के टेस्ट के लिए बे ऑफ बंगाल में, जिसे 6 से 7 मार्च 2022 के बीच आयोजित किया जा सकता है और इसका डेजिग्नेटेड एरिया है 370 किलोमीटर। कहा जा रहा है कि इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की अपनी बढ़ी हुई क्षमता और अधिक स्वदेशी सामग्री के साथ इसका टेस्ट किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये था अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।